अब हम शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड की चुप्पी वाली एकता का एक विश्लेषण करेंगे। कोविड के दौरान भारत में दवाओं की कमी हुई, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन अश्लील कंटेंट की हमारे देश में तब भी कमी नहीं हुई। पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन अश्लील कंटेंट अकेला ऐसा धंधा था जिसे कोविड और लॉकडाउन भी रोक नहीं पाया, इसमें कोई भी मंदी नहीं ला पाया। यह तब भी लगातार चलता रहा। ऐसा ही कंटेंट बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन बॉलीवुड के कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स अब भी कानून की कमियों का फायदा उठाकर इसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली प्रोड्यूसर्स हैं जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर काफी प्रभाव है, और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकारों ने, ज्यादातर निर्देशकों ने और लेखकों ने अभी तक इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे निर्देशक हैं, बहुत सारे ऐसे नायक हैं, एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो भारत में किसी भी मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मान लीजिए भारत में असहनशीलता बढ़ रही है, ये तुरंत सूंघ लेते हैं कि असहनशीलता बढ़ रही है और तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमारे देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, इन्हें तुरंत एहसास हो जाता है। ये हवा में सूंघ लेते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तुरंत उसके बाद ट्वीट करने लगते हैं, लिखने लगते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज तीसरा दिन है ये सब हुए, लेकिन अभी तक बॉलीवुड में किसी बड़े नाम ने अभी तक ना तो चिंता जाहिर की है, ना ये कहा है कि बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सफाई की जरूरत है। जिन फिल्मों को हम भारत की सॉफ्ट पावर समझा करते थे, वो अब सॉफ्ट पॉर्न के मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने लगी है। और जब बात मुनाफे और लालच की आती है तो सारी नैतिकता को पीछे छोड़कर बॉलीवुड इस रेस में सबसे आगे निकलता जा रहा है। भारत में औसतन एक अच्छी और साफ सुथरी फिल्म बनाने पर 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद भी यह गारंटी नहीं होती कि फिल्म चलेगी या नहीं। लेकिन इतने ही खर्च में 2-2.5 हजार अश्लील फिल्में बनकर तैयार हो जाती हैं। अश्लील फिल्मों की 24 एपिसोड की एक पूरी वेब सीरीज बनाने पर ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपया का खर्चा आता है, जबकि इनसे होने वाला मुनाफा 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसलिए यह मुनाफा कमाने की बड़ी आसान सी तरकीब है। और शायद यही वजह है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के बिजनेस में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश करके मोटा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन राज कुंद्रा इस कारोबार के अकेले खिलाड़ी नहीं है। पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें से कई लोगों के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा चुके हैं, क्योंकि इनके बैंक में जो पैसा आ रहा था वो इन्हीं अश्लील फिल्मों को बेचकर आ रहा था। ये लोग कैसे अश्लील फिल्मों के जरिए हर रोज लाखों रुपए कमा रहे थे, हर रोज लाखों रुपए, उसका एक सबूत इस समय मेरे हाथ में है। ये मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले में फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। इनमें सबसे पहला नाम है यास्मीन रसूल का, जो राज कुंद्रा की तरह ही एक ऐसी ही मोबाइल ऐप की मालिक थी जिस पर अश्लील फिल्में अपलोड करके बेची जाती थी। पुलिस को यास्मीन के बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुई एक एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 15,45,000, 17 लाख और लगभग 4 लाख रुपए की रकम पुलिस ने फ्रीज कर दी है। इसी तरह अरविंद कुमार श्रीवास्तव और हर्षिता श्रीवास्तव नाम के 2 आरोपियों के बैंक अकाउंट्स में जमा 1 करोड़ 81 लाख और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। कुल मिलाकर पुलिस ने अब तक 16 बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिनमें 7 करोड़ 31 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं, और यह सारा पैसा इन्हीं अश्लील फिल्मों को बेचकर कमाया गया था। और इसमें मेरे पास जो लिस्ट है, अगर मैं आपको सिर्फ अमाउंट पढ़कर बताऊं, एक में 34 लाख रुपए हैं, एक में 15 लाख रुपए हैं, एक में 17 लाख रुपए हैं, उसके बाद एक में 1 करोड़ 81 लाख रुपए हैं, 2 करोड़ 32 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 28 लाख रुपए, एक में 73 लाख रुपए हैं। ये सारे अकाउंट्स और उन सबके नाम यहां पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी ऐसी और दूसरी एप्स थी जहां पर यह पैसा कमाया जा रहा था। मैं ऐप्स के नाम भी आपको बता सकता हूं, लेकिन वो बताना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐप्स के नाम आपको नहीं बता रहा। लेकिन बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं अभी
आपके मोबाइल फ़ोन पर जो डाउनलोड की जा सकती हैं और जिन पर इस तरह का अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है और सब्सक्रिप्शन लेकर पैसा लिया जाता है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस का दावा है कि वो और उनकी टीम महिलाओं को वेब सीरीज में रोल देने का वादा करती थी, फिर बाद में उनसे अश्लील फिल्मों की शूटिंग कराई जाती थी। जब कोई महिला इससे इनकार करती थी तो उससे शूटिंग पर खर्च हुआ पूरा पैसा वापस मांगा जाता था और फिर उन्हें डराया धमकाया जाता था, जिसके बाद कई महिलाएं मजबूरी में इन फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाती थीं और यही इन लोगों का बिजनेस मॉडल बन गया था। आज हमने एक ऐसी ही महिला से बात की जिसका आरोप है कि उन्होंने भी राज कुंद्रा और उनकी टीम से ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए बात की थी और राज कुंद्रा और उनकी टीम ने इस महिला को, इस मॉडल को ऐसी ही फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया था। आप इस महिला की बात खुद सुनिए और फिर हम आपको राज कुंद्रा के लालच की कहानी का पार्ट 2 आज दिखाएंगे। जिस तरह से उमेश कामत ने या राज कुंद्रा ने जिस तरह से मुझसे डिमांड किया था वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन का, तो मैं भी डिमांड करना चाहती हूँ कि उनकी जांच हो, उनकी पूरी फैमिली की। और ये राज कुंद्रा तो छोटा सा प्यादा है, पता नहीं इनकी तरह कितने राज कुंद्रा होंगे जो इस तरह का स्कैंडल चला रहे होंगे, जो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में या कॉल गर्ल बना के और प्रोस्टिट्यूशन में ला रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुंबई पुलिस से, मुंबई हाई कोर्ट से कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोर शोर से किया जाए और बहुत अंदर तक किया जाए, ताकि जितने भी मुखौटे हैं, जितने भी चेहरे छुपे हुए हैं, वो सब सामने आए। पता नहीं ये लोग कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करते होंगे। पहले वेब सीरीज़ का झांसा देके, काम का झांसा देके, फिर उन लोगों को बरगलाते होंगे और उनको ऐसी गंदी चीज़ों में ले आते होंगे। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी वेयर एंड ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें और ऐसे झांसे में बिल्कुल ना फंसे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाए। राज कुंद्रा की जो दोस्ती है वो बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर से है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से है, बड़े बड़े निर्देशकों से और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो पार्टी करते हैं। शिल्पा शेट्टी तो यहाँ बहुत पहले से काम कर रही हैं, इसलिए शिल्पा शेट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से इन बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत वेल कनेक्टेड हैं। और ये जो पूरा परिवार है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का, ये आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में अंदर तक, जड़ों तक इनकी पहुँच है। बड़ा सवाल ये है कि क्या शिल्पा शेट्टी ये जानती थी कि उनके पति क्या कर रहे हैं? क्या ये सारी खबरें कभी शिल्पा शेट्टी तक नहीं पहुंची? क्या शिल्पा शेट्टी ने कभी अपने पति को रोकने की कोशिश की? हम यहाँ शिल्पा शेट्टी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये एक जानने वाली बात होगी कि क्या शिल्पा शेट्टी ये सब जानती थी, और जानती थी तो उन्होंने इस पर क्या किया, या वो भी इसमें एक हिस्सेदार थी। अब दूसरी बात वो ये कि जब लोगों को पता चल गया कि राज कुंद्रा क्या कर रहा था, तो बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनमें सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं? बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों है? एक भी व्यक्ति बाहर आकर ना तो राज कुंद्रा के खिलाफ कुछ कह रहा है, ना शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ कह रहा है। और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे जिस लड़की के बारे में अभी आपने सुना, ना ही इनके बारे में, इन्हें इंसाफ दिलाने के बारे में कोई बात कर रहा है पूरे बॉलीवुड में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। ये कैसी फिल्म इंडस्ट्री है? हमारे पास राज कुंद्रा द्वारा बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ और चैट्स की डिटेल हैं, जिन्हें पढ़कर आपको आज समझ में आएगा कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के कारोबार के कितने बड़े खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में यहां आ गए थे, वो इस पूरे फील्ड के खिलाड़ी थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है HS और इसके एडमिन खुद राज कुंद्रा हैं। इस ग्रुप के नए चैट्स पढ़ने से यह पता चलता है कि राज कुंद्रा को इस बात का पूरा अंदाजा था कि पुलिस और सरकार अश्लील कंटेंट दिखाने वाले मोबाइल ऐप्स पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए राज कुंद्रा ने प्लान B तैयार करके रखा हुआ था। 18 नवंबर 2020 के एक ऐसे ही चैट में जब राज कुंद्रा का रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर उन्हें यह बताता है कि गूगल प्ले स्टोर पर उनका ऐप बैन कर दिया गया है क्योंकि वो अश्लील कंटेंट दिखाता है, इसलिए गूगल ने उसको स्ट्राइक कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो राज कुंद्रा इसके जवाब में कहते हैं कि अब प्लान B को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। इसके बाद इस ऐप की डिजिटल मार्केटिंग देखने वाला एक और व्यक्ति जिसका नाम है रॉब, वो कहता है कि क्या तब तक के लिए हम इस ऐप से अपनी बोल्ड फिल्मों को हटा सकते हैं।
राज कुंद्रा का ये प्लान बी क्या था, अब आप ये समझिए, क्योंकि राज कुंद्रा को ये पता था एक ना एक दिन तो इस ऐप को बंद करना ही पड़ेगा, इस पर कार्रवाई जरूर होगी। 10 नवंबर 2020 को, ये वो समय है जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है। देखिए, पूरी कहानी पिछले 1.5-2 साल की है और ये वो समय है जब हमारे देश में लोग मर रहे थे। पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, सब कुछ बंद था, दवाइयों की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सब संघर्ष कर रहे थे। एक बिजनेस ऐसा था, एक कारोबार ऐसा था जो लगातार चल रहा था, जिसमें कोई मंदी नहीं आई, और वो था अश्लील फिल्में बनाने का कारोबार। तो इस कोविड लहर के दौरान भी राज कुंद्रा का दिमाग कहां चल रहा था, अब आप ये देखिए। 10 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप पर राज कुंद्रा और उनकी टीम के एक और साथी उमेश कामत के बीच एक चैट हो रही है और इस दौरान एक अखबार की एक खबर का लिंक ये लोग शेयर करते हैं। अखबार का एक खबर है, उस खबर में यह जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने ऐसे 7 OTT प्लेटफॉर्म्स को समन भेजा है जो अश्लील फिल्मों का प्रसारण कर रहे थे। इस पर राज कुंद्रा खुद कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि हमने BF का प्लान तैयार किया हुआ है। BF का प्लान, यहां BF का मतलब है बॉली फ्रेम, यह मतलब है BF का, बॉली फेम। यह भी एक मोबाइल फोन ऐप था जिसे प्लान बी के तहत तैयार किया गया ताकि अगर पहले वाला ऐप बंद हो जाए तो इस ऐप को लॉन्च किया जा सके। इसके बाद उमेश कामत, जो खुद इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, अब वो कहता है कि जब तक ये नया ऐप शुरू नहीं होता तब तक पुराने ऐप को बचाकर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद वो सुझाव देता है कि कुछ समय के लिए पहले वाले ऐप से अश्लील कंटेंट को हटा देते हैं। इस चैट के आखिर में राज कुंद्रा कहते हैं कि उन्हें शक है कि पुलिस ऑल्ट बालाजी को बैन कर पाएगी, यानी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऑल्ट बालाजी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ऐसा राज कुंद्रा यहां पर कह रहे हैं। इस पर उमेश कामत कहता है कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन OTT प्लेटफॉर्म्स के हेड्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। राज कुंद्रा और उमेश कामत की चैट में ऑल्ट बालाजी का नाम भी आया था। ऑल्ट बालाजी का नाम इस बातचीत में इसलिए आया क्योंकि इस OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि यहां पर दिखाया जाने वाला कंटेंट काफी अश्लील होता है और इस मामले में ऑल्ट बालाजी के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश भर में कई FIRs दर्ज हो चुकी हैं। इस OTT प्लेटफॉर्म के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर हैं, बहुत मशहूर और बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें सास बहू और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित सीरियल्स बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मशहूर सीरियल्स इससे पहले बनाए हैं और वो जाने माने नायक और बहुत बड़े एक्टर जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जिनका नाम है जितेंद्र, उनकी बेटी है। इसी साल मार्च के महीने में ऑल्ट बालाजी समेत कई बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले थे और उनसे उन्होंने ये अपील की कि इनके OTT प्लेटफॉर्म्स को इन FIR से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये लोग परेशान थे कि देश के अलग अलग जगहों पर अश्लीलता के आरोप में इन पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, FIR हो रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इससे कुछ समय पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म्स दर्शकों की उम्र के हिसाब से अपने कंटेंट को 5 श्रेणियों में बांटें। लेकिन तब इन कंपनियों ने यह दलील दी कि ये लोग पहले ही बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये लोग इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट को उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। और ऐसी ही दलीलों का नतीजा है कि आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बहुत आसानी से OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये अश्लील कंटेंट देखते हैं, देख सकते हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा, ये हमारे देश में पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है वो ना तो पारिवारिक रूप से सही है, ना संस्कार के हिसाब से सही है और ना ही हमारे देश की बच्चों और नई पीढ़ी के लिए सही है। लेकिन हमारे देश में कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे भी है आज इस कंटेंट को खुलेआम कहीं भी देख सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो प्रोड्यूसर हैं वो इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार बनाते हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। भारत में इस तरह के अश्लील कंटेंट की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है इसे आप ऑल्ट बालाजी के ही एक उदाहरण से समझिए। पिछले साल मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के बाद
इस ऐप पर मौजूद कंटेंट देखने के लिए लोगों ने पहले के मुकाबले 150% ज्यादा समय खर्च किया। इस दौरान इस ऐप को हर दिन 10,000 से लेकर 17,000 तक नए सब्सक्राइबर्स मिले। यह हमारे देश के लोगों पर और हमारे समाज पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की कमाई खत्म हो रही है, धंधे चौपट हो रहे हैं, लॉकडाउन में लोग अंदर घर के अंदर हैं, उस समय लोग कर क्या रहे थे? ये देख रहे थे। लॉकडाउन के बाद से इस तरह के ऐप्स की सबसे ज्यादा मांग टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ी है, यानी जो छोटे शहर और कस्बे हैं भारत के, उनमें सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषी या जो रीजनल व्यूअर है, वहां सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। पहले इस तरह के अश्लील ऐप्स के 70% दर्शक देश के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्थिति बिल्कुल पलट गई और छोटे शहरों में इन ऐप्स के दर्शकों की संख्या 60% और बड़े शहरों में 40% हो गई। और यही वजह है कि अब इस बिजनेस में बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कूद पड़े हैं, क्योंकि यहां पर मोटी कमाई है, पैसा कुछ लगाना नहीं है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बड़ी फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं और अपने ऐप्स पर अश्लील कंटेंट डालकर उससे भी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन ये मुनाफा ज्यादा आसान है। इसलिए जब राज कुंद्रा जैसा कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो बॉलीवुड के नामी गिरामी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने भी कुछ बोल दिया, मुंह खोल दिया, तो बॉलीवुड का ये शक्तिशाली गैंग इन्हें काम नहीं करने देगा। और यही वजह है कि जो लोग बॉलीवुड में मी टू के आरोपों पर इतना शोर मचा रहे थे, आपको याद होगा जब मी टू कैंपेन चला था, यही लोग कितना शोर मचाते थे। वो मजबूर महिलाओं के शोषण के खिलाफ कुछ भी कहने से आज बच रहे हैं। वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम एक्टिविस्ट, वो तमाम बॉलीवुड की महिलाएं जो मीटू को लेकर सड़कों पर निकल आई थीं, आज इस मामले को लेकर बिल्कुल शांत बैठी हैं, चुप बैठी हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत में वर्ष 2018 से अश्लील कंटेंट पर बैन लगा हुआ है, पॉर्न पर बैन लगा हुआ है। बैन के बावजूद अश्लील कंटेंट देखने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों ने पहले के मुकाबले 50% ज्यादा अश्लील फिल्में देखी हैं। पूरी दुनिया में ऐसी फिल्मों का कारोबार 2,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कमाई के मामले में अश्लील फिल्मों की वेबसाइट्स बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल गई हैं। जिस तरह राजस्थान के कोटा शहर को भारत में कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, अब उसी तरह उत्तर प्रदेश का मेरठ अश्लील फिल्मों के निर्माण में नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में इस समय मोबाइल ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या 10 से भी ज्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों से 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इससे बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको 500 से 1,000 रुपए के बीच में देना पड़ता है 1 महीने का, इसलिए वो घाटे में चल रहे हैं। जबकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए टेलीविजन और फिल्मों के कई बड़े निर्माता अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लील कंटेंट के बिजनेस में आ गए हैं। ये लोग बोल्ड कंटेंट के नाम पर ऐसा करते हैं और हमारे देश की इस युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। वैसे तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में जब परिवार एक साथ बैठते हैं तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। ये मान लिया जाता है हमारे संस्कारों में कि इस तरह की बात परिवार के बीच में नहीं होगी। हम भी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आज ये शो देख रहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको भी बोल्ड होना पड़ेगा और आपको अपने परिवार में जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा लोग हैं, शर्माने की इसमें बात नहीं है। उनसे खुलकर बात कीजिए और उन्हें ये समझाइए कि जिस तरह का कंटेंट उन्हें ये पेश किया जा रहा है, ये कंटेंट उनके लिए, उनके जीवन के लिए सही नहीं है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। जब कोई देश दवाओं, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जगह अश्लील कंटेंट की मांग करने लगता है तो इससे उस देश के असली चरित्र के बारे में पता चलता है। आपको अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में ऐसे मांग करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे कि देखिए, कोविड के टाइम पर अस्पताल होने चाहिए थे, कोविड के टाइम पर दवाई मिलनी चाहिए थी, डॉक्टर मिलने चाहिए थे, बेड्स मिलने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी।
लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए कि हमारे देश के जो लोग हैं ऐसे समय में ये सब छोड़कर देख क्या रहे थे और उनकी डिमांड कहाँ जा रही थी।